हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आप सभी को पता होगा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन। आप सभी को पता होगा जो भी बच्चा CSIR नेट 2024 हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, SP यूनिवर्सिटी मंडी एंड साथ में CUT PG 2024 MSc जोलॉजी की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो बन रही है। और हम बात करें तो इससे पहले हमने इम्यूनोलॉजी सीरीज़ की फुल प्लेलिस्ट हमने कवर कर ली, जिसमें टोटल 10 वीडियो है जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर उस उन वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। लास्ट में एक मॉक टेस्ट है, यानी एक प्रैक्टिस टेस्ट है, उसको भी आपने अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट वाले जी के पार्ट 4 या 5 के, देख लेना कौन सा पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स, मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म्स एंड ओवा जो होगा वो पानी के अंदर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। जस्ट अ सिंपल थिंग्स, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आप मदर के या आप फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको आप एक आर्टिफिशियली आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। कोई भी साइंटिस्ट ये मीडियम क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअली किसी को भी पता नहीं है कि एक जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब है फीमेल में, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, एक्चुअली किसी को भी पता नहीं है। थोड़ी बहुत रिसर्च चली हुई है, तो ये जो पोर्शन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स वो अंडर प्रोसेसिंग है। जितना कुछ अभी तक साइंटिस्ट को पता चला है, जितना रिसेंट हो सकता है उतना रिसेंट मैं आपको बताऊंगा, इन 2016 2018 तक। ठीक है, इससे बाद अभी तक कोई भी डाटा अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एनी इंट्रैक्शन बिटवीन इन द मैमल स्पर्म्स एंड एग्स दैट टेक प्लेस प्रायर टू दीज गैमेट्स मेकिंग कॉन्टैक्ट्स। वन obvious रीजन फॉर दिस इज दैट mammalian फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द ओविडक्ट ऑफ फीमेल। ये बात अभी मैंने की है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बहुत मुश्किल है। देखो, हम एक आर्टिफिशियल मीडियम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं पता है कि अंदर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं जिसके कारण एक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो रही है। बट जितना कुछ हमें पता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेटिंग द गैमेट्स इनटू द ओविडक्ट। अब स्टार्टिंग में स्पर्म कैसे ओविडक्ट में जाएंगे, ठीक है। The female reproductive tract is not a passive conduct through which the sperms race, but the highly specialized set of tissue that actually regulate the transport and maturity of both gametes. Both the male and female gametes use a combination of small-scale biochemical interactions and large-scale physical propulsions to get the ampulla and the region of the oviduct where fertilization takes place. तो इस पूरे पैरे से कौन सा क्वेश्चन बनता है कि किस रीजन में, ओविडक्ट की किस रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है, तो कहाँ होती है, एम्पुला रीजन में होती है, याद रखना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट मैं आपको बताता चल दूंगा, आपको नोट डाउन करते चलना है। जहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना है, बाकी पूरा आपको नोट डाउन नहीं करना है। पहले मैं बोलूँगा, कुछ मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन। The meeting of sperms and egg must be facilitated by the female reproductive tract. Different mechanisms are used to position the gametes at the right place at the right time. A mammalian oocyte just released from the ovary in the surrounded by the matrix contain the cumulus cells. अब cumulus cells कहाँ होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है एग की, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलस। और क्यूमुलस की भी इंटरनल लेयर जो है उसको बोलते हैं हम कोरोना रेडियाटा। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। Okay, if this matrix is experimentally removed of the significantly altered, the fimbriae of the ovidect will not pick up the oocyte cumulus complex nor will be complex to able to enter into the oviduct. मान लीजिए जो क्यूमुलस होता है, एग का जो क्यूमुलस होता है उसको हम टोटली निकाल दें एग से, तो जो फालोपियन ट्यूब होती है वो एग को मूव नहीं कर पाएगी। ओके, आप सभी को पता होगा ओविडक्ट में छोटे छोटे सिलिया लगे होते हैं जो एक एग को मूव करने में हेल्प करते हैं, जो एग की मूवमेंट करते हैं एम्पुलर रीजन तक। तो एग की मूवमेंट इन क्यूमुलस सेल्स की वजह से हो रही है। मान लीजिए मैं इन क्यूमुलस सेल्स को रिमूव कर दूं तो एग की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, उसी जगह पर टिक जाएगी जहां से उसका वो निकला है। जैसे ओवरी से निकला वो वही रुक जाएगा, उसकी मूवमेंट नहीं होगी। ओके, the sperms will must travel a longer path. In humans, about the 300 million sperms are ejaculated into the vagina, but only 1 in the million enter into the fallopian tube. जब कोइटस होता है, कोपुलेशन होता है, तो टोटल 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो इजैकुलेट होते हैं एक एट टाइम। ठीक है, एक टाइम में कितने निकलते हैं, 300 मिलियन। अब 300 मिलियन स्पर्म में से ओनली 1 मिलियन जो है, ठीक है, वही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, बाकी ऑलरेडी सारे करते मर जाते हैं। ठीक है, तो कितने पहुंचते हैं, ओनली 1 मिलियन, 10 लाख।
स्पर्म मोटालिटी, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो, दीज ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द वेजाइना टू द ओविडक्ट इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। अब स्पर्म्स की प्रोसेसिंग बताई हुई है, स्पर्म ने वेजाइना से होते हुए ओविडक्ट तक पहुंचना है, तो उसको क्या क्या चीज़ें का सामना करना पड़ता है। पहला करना पड़ता है स्पर्म मोटालिटी। मोटालिटी इज प्रोबेबली इंपॉर्टेंट टू गेट द स्पर्म्स थ्रू द सर्विकल म्यूकस एंड द यूट्रस। इंटरेस्टिंगली इन दोज मैमल्स वेयर द फीमेल इज प्रोमिसिस, यानी मेटिंग विद सेवरल मेल्स। देखो एक टर्म होता है प्रोमिसिस, इसका मतलब होता है कि कोई फीमेल जो सेवरल मेल के साथ क्या कर रहा है, कोपुलेशन कर रही है। तो होता है क्या, स्पर्म फॉर सेम मेल्स विल ऑफन फ्रॉम द ट्रेन्स। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसी फीमेल है जो कोपुलेशन कर रही है सेवरल मेल से, तो जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज होगी मेल की, उनके स्पर्म इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरी स्पीसीज के स्पर्म जो है अलग रहेंगे। स्पीसीज तो एक ही होंगे पर इंडिविजुअल अलग अलग होंगे ना। अब मान लीजिए एक कोई फीमेल है और मेल जो है 5 हैं, तो 5 मेल में से जो फर्स्ट वाले का स्पर्म्स होंगे वो इकट्ठे रहेंगे, सेकंड वाले के इकट्ठे रहेंगे, थर्ड वाले के इकट्ठे रहेंगे, ऐसे से सभी के इकट्ठे इकट्ठे रहेंगे। ये नहीं कि मिक्स हो जाएंगे, मिक्स नहीं होंगे, सभी के एग्रीगेट रहेंगे, यानी ट्रेन्स बना के चलेंगे। दिस स्ट्रेटजी प्रोबेबली इवोल्व फ्रॉम द कंपटीशन बिटवीन द मेल्स। फिर मेल्स में कंपटीशन होगा, कोई एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप वाले स्पर्म्स को आगे नहीं जाने देगा, नो नो भाई मुझे आगे जाना है, क्योंकि जो पहले पहुंचेगा वो फर्टिलाइजेशन करेगा एग के साथ। तो यहाँ पर कंपटीशन हो जाता है इन केस ऑफ प्रोमिस फीमेल, यानी बहुत सारे मेल होंगे। ओके, in those species without such females promiscuity, the sperms usually remains individually। मान लीजिए इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स जनरली क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होती है, तो जो स्पर्म्स होंगे वो इंडिविजुअली रैंडमली प्लेस्ड होंगे। ऐसा नहीं कि इकट्ठे कोई ग्रुप में चले होंगे, नो, रैंडमली प्लेस्ड होंगे, आराम से अपने अपने इंडिविजुअल चले होंगे। कंपटीशन होगा तो इंडिविजुअली ही होगा, ऐसे नहीं कि होगा कि ग्रुप में चले हुए हैं, ग्रुप ग्रुप नहीं बनेंगे। एक मेल है तो एक फीमेल, तो रैंडमली ही चलेंगे। दूसरा होता है यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शंस। स्पर्म्स आर फाउंड इनटू ओविडक्ट ऑफ द माइस, हैमस्टर, गुनिया पिग्स, काउस, ह्यूमंस विद इन द 30 मिनट्स ऑफ द स्पर्म्स डिपोज्ड इनटू द वेजाइना। स्पर्म्स जो हैं वो ओविडक्ट तक कब तक पहुंच जाते हैं, 30 मिनट में। 30 मिनट में स्पर्म्स जो हैं वो ओविडक्ट तक पहुंच जाते हैं। ओविडक्ट क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब। तो वेजाइना से ओविडक्ट तक पहुंचने के लिए जो स्पीसीज बताई गई हैं जिसमें ह्यूमन भी है, वो अब जो थर्ड है वो होता है स्पर्म रिह्योटैक्सिस। तो व्हाट इज स्पर्म रिह्योटैक्सिस? स्पर्म्स आल्सो रिसीव द लॉन्ग डिस्टेंस डायरेक्शन cues from the flow of the liquid from the oviduct to the uterus. Sperm display the rheotaxis that they will migrate against the direction of flow। आप सभी को पता होगा। अब देखो ओविडक्ट है, ओविडक्ट से होता हुआ बहुत सारा क्या होता है, सर्विकल म्यूकस में निकल रहा होता है। तो जैसे ही लिक्विड जो फीमेल से निकल रहा है ओविडक्ट और यूट्रस को क्रॉस करते करते, ठीक है, वो निकला डाउनफॉल। अब स्पर्म जा रहे हैं अपवर्ड, तो स्पर्म जो है वो लिक्विड के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्पर्म रियोटैक्सिस। ओके, अब देखो एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है कैपेसिटेशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी नोट्स बना रहे हो आई थिंक, तो वहाँ पर ये टर्म जरूर लिखना, और जो मैं इसके लाइन बताऊंगा वो लाइन आपको जरूर लिखनी है। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन क्या होता है, ड्यूरिंग द ट्रिक फ्रॉम द वेजाइना टू द एम्पल रीजन ऑफ द ओविडक्ट, स्पर्म्स मैच्योर सच दैट इट हैज द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द एग व्हेन द टू फाइनली मीट। Unlike the sperms of the frog or sea urchin, newly ejaculated mammalian sperms are immature and cannot fertilize the egg. They are unable to undergo the acrosome reactions or sense of the cues that they eventually get from the egg. To achieve the such competence, the sperm must undergo the suite of sequential physiological changes called as capacitation. Simply कहा जा रहा है, जैसे ही आपने कॉपुलेशन की, क्वाइटस की, तो जो स्पर्म्स निकले हैं वो स्पर्म आपके वाइबल नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए सक्षम नहीं है। फर्टिलाइजेशन के लिए वो पूर्ण रूप से सक्षम कहाँ होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। जब तक जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर नहीं कर पाते हैं, वो वाइबल ही नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर सकते हैं। तो उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना ज़रूरी है। ओके, वहाँ पर कुछ 3 से 4 स्टेप्स होते हैं, जिन 3 या 4 स्टेप्स में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं कैपेसिटेशन में। कुछ चेंजेस आएंगे स्पर्म्स में, वो चीज़ें हम देखेंगे। ओके, contrary to the popular belief, the race is not always the swift. A study of the Wilson and colleagues found that nearly all the human pregnancies result from the sexual intercourse during the 6 days period ending on the day of ovulation.
This means that the fertilization sperms could have taken as long as 6 days to make this journey to the oviduct. यहाँ बोला जा रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन एग की है वो लगभग, अगर मैं बात करूँ मेंस्ट्रुएशन पीरियड के पूरे पर मंथ की, तो 9 से लेकर 16 डेज के बीच में जो टाइम पीरियड है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के 99.9% चांसेस होते हैं। ये लाइन कहने जा रही है, बाकी कुछ लाइन्स कहने जा रही है। ओके, तो molecular process of capacitation prepare the sperms from the acrosome reactions enable the sperms to become the hyperactive, although the detail of this process still awaits the descriptions। तो हम डिस्कस करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि क्या स्पर्म में क्या चेंजेस आएंगी जिनकी वजह से हम बोलते हैं कैपेसिटेशन हुआ, और स्पर्म में क्या क्या चेंज आ रही है। पहले आ रही है लिपिड चेंज, यानी स्पर्म सेल मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड बाय द रिमूवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल बाय द एल्बुमिन प्रोटीन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये लाइन लिख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मैंने कहा कि स्पर्म का कुछ चेंजेस होंगे जिसको हम कैपेसिटेशन बोल रहे हैं। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव में एक प्रोटीन होगी जिसको हम प्रोटीन को हम बोलते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। तो एल्बुमिन प्रोटीन क्या करेगी, स्पर्म के हेड में से कोलेस्ट्रॉल को खींच लेगी, कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंक देगी। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स फ्रॉम स्पर्म सेल मेम्ब्रेन इज थॉट टू बी चेंज्ड द लोकेशन ऑफ द लिपिड राफ्ट्स आइसोलेटेड रीजन दैट ऑफन कंटेन द रिसेप्टर प्रोटीन दैट कैन बाइंड टू द जोना पैलुसिडा। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर हमने किया कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंक दिया, अब ये चेंजेस होगी स्पर्म के हेड के अंदर। ओके, अब ये पार्टिसिपेट कर सकता है एक्रोसोम रिएक्शन में। यूजुअली लोकेटेड थ्रू आउट द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन आफ्टर द कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स लिपिड एफ्स आर क्लस्टर्ड ओवर द एंटीरियर स्पर्म हेड द आउटर एक्रोसोम मेम्ब्रेन चेंजेस एंड कम्स टू कांटेक्ट विद स्पर्म सेल मेम्ब्रेन एंड वेट टू द रिपेयर टू एक्रोसोम रिएक्शन। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर बहुत सारे आपको दिख रहे हैं। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स है। अब यहाँ पर सीरम एल्बुमिन आया है। अब सीरम एल्बुमिन प्रोटीन जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में है वो यहाँ से क्या करेगी, कोलेस्ट्रॉल को खींच लेगी, कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंक देगी। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंक दी जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल जो कैल्शियम को रोक रहा था कि अंदर आने से, अब कोलेस्ट्रॉल को हमने बाहर फेंक दिया है तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। यहाँ से कैल्शियम जो है वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा स्पर्म के हेड के अंदर। जैसे ही कैल्शियम अंदर बढ़ जाएगा तो क्या करेगा कैल्शियम के दो काम होते हैं। पहले तो होता है ये साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करेगा, और साइक्लिक एएमपी जो फोस्फोराइजेशन करके हाइपर एक्टिवेशन कर देगा स्पर्म की हाइपर एक्टिवेशन, यानी उसकी मोटालिटी, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। बस यही होगा, यानी उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा जल्दी वो मूव करने लग पड़ेगा। दूसरा होगा कि प्रोटीन चेंज। अब प्रोटीन चेंज क्या, ये था लिपिड चेंज। प्रोटीन चेंज, पर्टिकुलरली प्रोटीन और द कार्बोहाइड्रेट ऑन द स्पर्म सरफेस आर लॉस्ट ड्यूरिंग टू द कैपेसिटेशन। इट इज पॉसिबल दैट दीज कंपाउंड ब्लॉक द रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द स्पर्म प्रोटीन्स दैट बाइंड टू द जोना पैलुसिडा। अब यहाँ पर बोला जा रहा था कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं स्पर्म्स के हेड पर जो जोना पैलुसिडा के साथ अडहर करने से रोक रहे होते हैं। ठीक है, आप सही को बताओ, जोना पैलुसिडा एक एग की मेम्ब्रेन है जिसके साथ स्पर्म ने अटैच होना है, बट कुछ ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं स्पर्म्स के हेड पर जो जोना पैलुसिडा के साथ चिपकने से रोकते हैं। तो कैपेसिटेशन करता क्या है, कैपेसिटेशन से वो प्रोटीन रिमूव हो जाएंगे। अब वो प्रोटीन रिमूव हो जाएंगे तो स्पर्म जो है बस सिंपली क्या कर सकता है, जोना पैलुसिडा के साथ बाइंड कर सकता है। ओके, इट हैज बीन सजेस्ट दैट द अनमास्किंग, इस टर्म को हम बोलते हैं अनमास्किंग, द अनमास्किंग ऑफ दीज साइट्स माइट वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द cholesterol depletion and the membrane potential sperm cell become more inactive as potassium ions leave the sperm cell। अब एक चीज मैंने ऊपर आपको बताई नहीं, आई थिंक, हाँ इन्हें बताइए यहाँ पर। जैसे ही हमने कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंका, मैंने कहा कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, साथ में ही पोटाशियम चैनल भी ओपन हो जाएंगे, बट पोटाशियम की मूवमेंट होगी अंदर से बाहर, यानी स्पर्म के हेड में से पोटासियम चार्ज बाहर चला जाएगा और अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो कैल्शियम जो है अंदर आएगा। तो कैल्शियम इसलिए अंदर आ पा रहा है क्योंकि यहाँ में से पोटासियम बाहर जा रहा है। ओके, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है। बाकी मैंने बता दिया अब कैल्शियम अंदर क्या करेगा, कैल्शियम अंदर साइक्लिक एएमपी को करेगा, और साइक्लिक एएमपी जो है प्रोटीन काइनेज ए की हेल्प में से स्पीड बढ़ाएगा, अब हाइपर एक्टिवेशन कर देगा। हाइपर एक्टिवेशन यानी स्पर्म की मोटालिटी इंक्रीज हो जाएगी। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। बाकी हम बात करते हैं इन द विकिनिटी ऑफ द oocyte हाइपर एक्टिवेशन, थर्मोटैक्सिस एंड कीमोटैक्सिज्म। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये टर्में क्या बोली हैं। ठीक है, तो स्पर्म की डायरेक्शन क्या है।
अब मान लीजिए आपने सी अर्चिन का एग पढ़ा, वहाँ में से आपने पढ़ा होगा कि सी अर्चिन का एग जो है एक मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करता है, उस मॉलिक्यूल का नाम है रिसेक्ट। रिसेक्ट ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्पर्म को कहा रहा है कि मेरे तरफ आ। यानी मान लीजिए पानी है, पानी में बहुत सारे इन्वायरमेंट है, वहाँ पर बहुत सारे फोना है, फ्लोरा है। अब स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि उसे उसी एग के पास जाना है? पानी में तो बहुत कुछ है, समुद्र में तो बहुत कुछ है, तो वहाँ पर एक रिसेप्टर भेजता है। ठीक है, यानी जो सी अर्चिन के एग्स होंगे वो रिसेप्ट को रिलीज करेंगे, और रिसेप्ट के जो रिसेप्टर होंगे वो सरफेस पर लगे होंगे स्पर्म के। किसके? स्पर्म के, सी अर्चिन के। तो वो उसको सूंघते सूंघते वहां पहुंच जाता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन, ये तो बात ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जो हमने डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो में। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैसे स्पर्म को पता चलता है कि उसने एग के पास ही जाना है? जैसे वो वेजाइना में इजेक्ट हुआ, अब वेजाइना से वो जाएगा, किधर जाएगा? ओविडक्ट तक जाएगा। ओविडक्ट में भी एम्पलर रीजन तक जाएगा, और एम्पलर रीजन में भी वो उसने एग तक पहुंचना है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे? तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो रीजन है वो है थर्मोटैक्सिस, दूसरा जो रीजन है वो कीमोटैक्सिस, और तीसरा जो है वो आपका आई थिंक होगा आपका दो तो ये वेल एडवांस है, थर्मोटैक्सिस एंड द कीमोटैक्सिस। दूसरा हार्मोनल है, वो हम देखेंगे आगे। पहला जो है, heat is the one cue. There is the thermal gradient of 2 degrees Celsius between the isthmus of the oviduct and the warmer ampullary regions. Capacitated mammalian sperms can sense the thermal differences as small as 0.014 degrees Celsius over the millimeter and tends to migrate toward the higher temperatures. This is ability to sense the temperature differences and professionally swim from the cooler to the warmer Saturday. तो थर्मोटैक्सिस। अब थर्मोटैक्सिस क्या है? स्पर्म ने एंटर की वेजाइना में, वेजाइना में अंदर ठंड होगी, थोड़ी कूलिंग होगी, और जो एम्पुलर रीजन है वहाँ वार्मर होगा। वार्मर क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर एग प्रेजेंट है, और एग जो है वो एक योग से आके उसमें थोड़ा होता है, लिटिल होता है, पर होता जरूर है। उसकी वजह से वो क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर है। अब हाई टेम्परेचर है और बाकी जितना भी एरिया वहाँ पर ठंड रीजन है, तो स्पर्म के हेड जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के प्रति। यानी वो अगर 0.014 डिग्री सेल्सियस पे भी चेंज आए तब भी वो वार्म साइड ही जाएगा। अब देखो, अंदर अंदर ठंड है और एम्पल रीजन में गर्मी है, तो स्पर्म जो है वो ठंड से गर्मी की तरफ दौड़ेगा, और इसलिए वो एक रीजन तो ये है कि हीट की वजह से जा रहा है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस देख लेते हैं हम। May we complain, it appears that oocyte and its accompanying cumulus cells secrete the molecules that attract the capacitated sperms toward the egg due to the last stage of sperm migration. अब जैसे स्पर्म धीरे धीरे नजदीक आ रहा होता है, तो एक कीमोटैक्सिस जो है वो मोलिक्यूल्स सिक्रेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? क्यूमुलस के द्वारा। क्यूमुलस क्या होता है? फीमेल का ही एक जली कोट की तरह बाहर वाली लेयर होती है, जली कोट की तरह, जिसको मतलब क्यूमुलस। क्यूमुलस सिक्रेट करता है मॉलिक्यूल्स। अब कौन सा मॉलिक्यूल सिक्रेट करता है? तो वो अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है प्रोजेस्टेरोन। रिसर्च चली हुई है, ये डाटा है 2008 का। 2008 में कहा गया था कि प्रोजेस्टेरोन वो है जो क्यूमुलस सेल्स के द्वारा रिलीज किया जा रहा है, और प्रोजेस्टेरोन हेल्प कर रहा है कि स्पर्म को कि वो एग के प्रति खींचा चला आए। ओके, यानी डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्रोजेस्टेरोन। इन ह्यूमंस, progesterone has been shown to bind the receptors that activate the calcium ion channels in the cell membrane of sperm cell and leading to sperm hyperactivity। और आल्सो जो है वो ह्यूमन के केस में कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करवा रहा है प्रोजेस्टेरोन। आल्सो आल्सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सब्सटेंस है जो मैं बोल रहा था पहले ही, एक और सब्सटेंस है जिसके तरफ से भी डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, वो है क्रिप्स 1। इसको याद रखना, CRISP1, that attract the sperms and hyperactivate them through the Caspar channels। अब ये जो क्रिप्स है CRISP1, ये सिक्रेट किया जाता है क्यूमुलस सेल्स के द्वारा ही, और एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइपर एक्टिवेट कर देता है स्पर्म को, यानी स्पर्म की मोटालिटी को इंक्रीज कर दे रहा है, और साथ में ही ये ऐसे चैनल्स को ओपन कर रहा है जिसको बोलते हैं कैटस्पर चैनल्स, जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म्स में होती है। अब कैटस्पर चैनल्स ओपन हो रहे हैं, और कैटस्पर चैनल ओपन होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम अंदर हो रहा है और पोटाशियम बाहर निकल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। तो आगे यहाँ पर वेदर दीज आर द सेम कीमो अट्रैक्टेंट और डिफरेंट बर्न्स हैज बीन येट रिजॉल्व। दिस एक्टिवेशन टेक प्लेस ओनली आफ्टर स्पर्म इंटरसेलुलर पीएच हैज इंक्रीजिंग, व्हिच मे हेल्प टू एक्सप्लेन द कैपेसिटेशन नीडेड फॉर ऑर्डर टू स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कैपेसिटेशन होता क्या है। अब हम आगे लेके चलते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे कि एक्रोजोम रिएक्शन कैसे हो रहा है। एक्रोजोम रिएक्शन आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ सी अर्चिन। तो सी अर्चिन में कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं वाइटल लाइन मेम्ब्रेन पर, जिनको हमने नाम दिया था। रिसेप्टर तो पहला वाला था, उसके बाद वाइंडिन आया था, वाइंडिन और वाइंडिन के रिसेप्टर प्रेजेंट थे। बट इधर वाइंडिन वगैरह कुछ नहीं होता ह्यूमन फीमेल के केस में। ह्यूमन फीमेल के केस में यहाँ पर क्या होगा, जोना पेलोसुडा प्रोटीन 1 एंड प्रोटीन 2, ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 2, जिसको बोलते हैं ZP1, ZP2, ZP3 एंड ZP4 इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन केस ऑफ माइस ZP1, ZP2 एंड ZP3 प्रोटीन्स। ये प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये जोना पेलोसुडा में प्रेजेंट होगी, किसकी, एग की। Okay, the binding of sperm to the zona is relatively but not absolutely species specific, and species may be multiple mechanisms to achieve this binding. Early evidence from the rabbit and hamster 1984 suggested that the sperms arriving at the egg had already undergo the acrosome reactions. More recently, Zinn and colleagues 2011 show that the mouse acrosome reactions occur prior to the sperm binding to the zona. इधर बोला जा रहा है 2011 के डाटा के अनुसार कि स्पर्म की एक्रोसोम रिएक्शन पहले ही हो जाता है बिफोर द बाइंडिंग विद जोना पेलोसुडा। दैट्स ट्रू। एक्रोसोम रिएक्शन तो आपको क्यूमुलस सेल्स को डिग्रेड करने के लिए ही हो जाएगा, क्योंकि क्यूमुलस सेल्स को तो भी अड़े हैं पहले, क्यूमुलस सेल्स है, फिर आएगा जोना पेलोसुडा। तो, क्योंकि कोरोना रेडिएटा है, मतलब जो मैं क्यूमुलस सेल्स की बात कर रहा हूँ वो कोरोना रेडिएटा ही है। अब उसको तो डिग्रेड करना है, डिसइंटीग्रेट करना है, तो पहले ही एक्रोसोम रिएक्शन हो जाएगा, देन आपका क्या होगा, हमारा स्पर्म जो है जोना पेलोसुडा के साथ अटैच करेगा। ओके, तो यहाँ पे बताया दे फाउंड दैट द सक्सेसफुल स्पर्म दोज दैट एक्चुअली फर्टिलाइज एन एग हैड ऑलरेडी अंडरगोन द एक्रोसोम रिएक्शंस बाय द टाइम दे वर फर्स्ट सीन इनटू द क्यूमुलस। स्पर्म दैट अंडरवेंट द एक्रोसोम रिएक्शंस इन द जोना वर ऑलवेज अनसक्सेसफुल। मान लीजिए कोई ऐसा स्पर्म था जिसने क्यूमुलस सेल्स में नहीं किया एक्रोसोम रिएक्शंस और सीधा जोना पेलोसुडा के साथ अटैच हो गया, तो वो क्या करेगा, अनसक्सेसफुल माना जाएगा। ओके, thus it appears the most sperm undergo the acrosome reactions in around the cumulus. Moreover, they probably bind to the X ZP2 and Jonah pelosuda. In a gain of mutation functions in ZP2 was shown to the critical for human sperm egg. Okay. तो यहाँ पर आपको 3-4 प्रोटोन दिख रही हैं, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन का जो ऐसा स्पर्म जो एक्रोसोम रिएक्शन कर चुका है और जोना पेलोसुडा के साथ अटैच हो चुका है, तो वो कौन से प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, ZP1, ZP2, ZP3 और ZP4। तो वो बाइंड करेगा ZP2 के साथ, याद रखना ZP2, जोना ग्लाइकोप्रोटीन 2। However, the human sperm does not bind to the zona of the mouse egg cell, so Weibach and colleagues 2012 added a different human zona protein separately to the zona of mouse. Only those mouse eggs with human ZP2 bound the human sperms. Okay, using the mutant of ZP2। ओके, मान लीजिए ZP2 जो है म्यूटेंट हो चुका है। म्यूटेंट होता है कि उसको कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ गए हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, तो दिस रीजन इज सीन इन ह्यूमन ZP2 एंड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म जोना बाइंडिंग इन ह्यूमंस एज वेल एज ZP3 वाज अदर कैंडिडेट फॉर बाइंडिंग स्पर्म्स। ZP3 उसके बाद बाइंड करेगा, ZP2 म्यूटेज हो गया है तो ZP3 के साथ फर्टिलाइजेशन होगी। ओके, अब गैमेट फ्यूजन एंड प्रिवेंशन टू द पॉलीस्पर्मी, इधर क्या आएगा, इधर आएगा इन मैमल्स इट इज नॉट अ टिप ऑफ द स्पर्म हेड टू मेक द कॉन्टैक्ट विद एग। एक चीज आपको याद रखनी है, इन ह्यूमन के केस में जो टिप होती है वो किसी एग की मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होती है। टिप के जो साइड का एरिया है, जहाँ पे आपको डायग्राम पे दिख रहा है, ए डायग्राम को देखो, वहां पे लिखा है इक्वेटोरियल रीजन ऑफ स्पर्म मेम्ब्रेन। इधर से बाइंड करता है स्पर्म, किसके साथ, एग मेम्ब्रेन के साथ, टिप से बाइंड नहीं करता है। ठीक है, तो what the side of the sperm head, the acrosome reaction in addition to expelling the enzymatic contact of the acrosome also expose the inner acrosome membrane, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स। मैंने आपको बता दिया इक्वेटोरियल रीजन, इधर से बाइंड करेगा एग मेम्ब्रेन को। ओके, the mechanism of the mammalian gamete fusion is still controversial on the sperm side of the mammalian gametes fuse process. Okay, having implicated the immunoglobulin like protein named as isomo। अब ये टर्म याद रखना, isomo, IZUMO। isomo एक ऐसी प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट होगी, स्पर्म के हेड पर प्रेजेंट होगी। स्पर्म के हेड पर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, isomo।
Okay, this protein is originally found into the membrane of the acrosomal granules. However, after the acrosomal reactions, isomo redistribute along on the surface of the acrosome reactor sperms, and where it is found primarily to the equatorial sections. Okay, where the mammalian sperms egg bind take place, sperms from the mice carrying loss of the function mutation in isomo gene are able to bind and penetrate the zona pellucidum. Okay, अब जो जोना पेलुसिडा है और जो एग स्पर्म का हेड है उसने अटैच होना है, और अटैच कहाँ से होता है, टिप से अटैच होता है, वो इक्वेटोरियल सरफेस पे अटैच होता है। तो इक्वेटोरियल साइड जो है वहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं आइजोमो, IZUMO आइजोमो। और आइजोमो जो प्रोटीन है अगर इसको हम लोस्ट कर दें तो स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज नहीं कर पाएगा। ओके, देयर आर द अदर कैंडिडेट ऑफ स्पर्म फ्यूजन प्रोटीन एंड दे विल सेवरल एग बाइंडिंग operations in each be necessary but not sufficient. Okay, isomo bind to the oocyte protein called as zuno। ये भी रिसेंट रिसर्च है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2014 में रिसर्च हुई है जिसमें कहा था कि आइसोमो मैंने कहा कहाँ प्रेजेंट है, जैसे इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द सी अर्चिन वहां पर बाइंडिन बाइंडिन प्रेजेंट था स्पर्म के हेड के ऊपर और बाइंडिन के रिसेप्टर प्रेजेंट थे एग के सरफेस के ऊपर। बट इधर क्या है, इधर आइजोमो प्रेजेंट होता है ह्यूमन स्पर्म के हेड पर, और जूनो प्रोटीन प्रेजेंट होती है ZUNO, सॉरी हाँ ZUNO, ये प्रेजेंट होती है एग मेम्ब्रेन के ऊपर। अब आइजोमो और जूनो आपस में बाइंड करते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए कोई एग है जो डेफिशिएंट है जूनो से, तो आइजोमो जो है स्पर्म जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। ओके, द इंटरेक्शन ऑफ द आइजोमो एंड जूनो रिक्रूट द एग मेम्ब्रेन प्रोटीन CD9 टू द एरिया ऑफ स्पर्म एग एडिशन। जहां पर स्पर्म ने एग के साथ बाइंडिंग की है वहां पर आइजोमो जो है जूनो के साथ बाइंडिंग की है और एक प्रोटीन को रिक्रूट कर रहे हैं जिसको प्रोटीन को बोलते हैं CD9। और एक कहाँ आई है, जहां पर स्पर्म ने एग के साथ अटैचमेंट की है। ओके, मान लीजिए कोई एक ऐसा माइस है जहां पर हमने CD9 प्रोटीन को नॉकआउट कर दिया गया है, तो इनफर्टिलाइज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ डिफेक्ट, तो स्पर्म जो है वह ढंग से एग के साथ फ्यूजन नहीं कर पाएगा और इनफर्टाइल होगा। ओके, अब पोलिस्पर्मी इज अ प्रॉब्लम ऑफ द मेम्ब्रेन जस्ट एज एन सी अर्चिन। अब पोलिस्पर्मी तो रीजन है ही है, और मैंने बताया आपको कि सी अर्चिन में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी एंड स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी होती थी आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करने से, और स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी होती थी कॉर्टिकल रिएक्शंस की वजह से। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर आपका एक नहीं होगा, यानी फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है इसका भी रीजन बता देता हूँ मैं यहाँ पर। इन द मैमल्स नो इलेक्ट्रिकल फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी हैज बीन येट डिटेक्टेड, इट मे बी नॉट टू बी नीडेड। ये नीडेड भी नहीं है, क्यों नहीं है, गिवन द लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्म दैट रीच इनटू द ओवुलेटेड एग। रीजन ये है कि जहां पर एग पहुंचा है स्टार्टिंग में तो आपके 300 मिलियन थे, 100 मिलियन आपके एम्पुलर रीजन तक पहुंचे यानी ओविडक्ट तक पहुंचे, और ओनली 100 जो स्पर्म होंगे, ओनली 100 स्पर्म होंगे जो एग तक पहुंचे होंगे। ओके, तो ये तो है नहीं कि स्लो ब्लो को फास्ट ब्लो को पोलिस्पर्म में हमको करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो अभी अभी तक मान लीजिए कोई सेकंड नंबर वाला स्पर्म पहुंचा है या फर्स्ट नंबर पर पहुंचा है तो दूसरे स्पर्म को आने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि 100 ही स्पर्म पहुंचे आगे तक। ओके, तो होता क्या है, स्लो फास्ट ब्लो को पोलिस्पर्मी तो जो होती नहीं है, ओनली स्लो ब्लो को पोलिस्पर्मी होती है। वो कैसे होती है, slow block of polyspermy occur when the enzyme is released by the cortical granules modified by the zona pellucida cell membrane receptors proteins such that they can no longer bind to sperms. ZP2 is clipped by the proteases ovestation and loses its ability to bind sperms. अब जैसे ही cortical reactions होगा यानी cortical granules जो प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के नीचे एग की, तो वहां से cortical reaction की वजह से ZP2 जहां से स्टार्टिंग में आपने पढ़ा ZP2 कहाँ होते हैं, क्यूमुलस में प्रेजेंट होते हैं, जोना पेलुसिडा में प्रेजेंट होते हैं। जोना पेलुसिडा में आपके जो जेडपी प्रेजेंट है ना, जेडपी टू और मोस्टली क्यूमुलस सेल्स में होते हैं ना, तो वो रिमूव हो जाएंगे, क्लिप ऑफ हो जाएंगे, यानी क्लिप ऑफ हो जाएंगे तो वहां पर वो बाइंड नहीं हो पाएगा अच्छे से क्या स्पर्म। ओके, बाकी बाकी यहाँ पर देखो ओवास्टेशन इज ए फाउंड इनटू द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। देखो स्पर्म के केस में इन द केस ऑफ सी अर्चिन वहां पर जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज कर रहे थे वो था ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन्स, और इन केस ऑफ ह्यूमन यहाँ पर निकलता है ओवास्टेसिन, OVASTACIN। ओवास्टेसिन is found in the cortical granules of the unfertilized egg and is released during the cortical granules fusion. Indeed, the polyspermy occur more frequently in the mouse egg bearing the mutant ZP2 and that cannot cleaved by the ovastatin. Okay.
अनदर स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिसमनी इन्वर्ट द जूनो प्रोटीन। पहली थी कि कोर्टिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से ZP2 जो क्लिप अप हो जाएगा, तो स्पर्म बाइंड नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है वो स्लो ब्लॉक पोलिसपर्मी का जिसमें जूनो प्रोटीन है। अब देखो एग मेम्ब्रेन पर जूनो प्रोटीन में लगे हुए हैं। अब जूनो प्रोटीन को हम रिमूव करवा देंगे। जूनो प्रोटीन को हम रिमूव करा देंगे तो एज स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन फ्यूज, जूनो प्रोटीन appears to released from the plasma membrane. This docking site of sperm would be removed, and moreover, this soluble Juno protein can bind sperm in the pre-vitelline space and between the zona pellucida and oocytes. ओके तो हम जूनो को भी रिलीज कर देंगे, जूनो को रिलीज कर देंगे तो आइजमो बाइंड नहीं कर पाएगा, इन स्पर्म हेड जो है बाइंड नहीं कर पाएगा। लास्ट लास्ट स्टेप आता है हमारा फ्यूजन ऑफ और जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल फ्यूजन कोई टफ बात नहीं है, सिंपल यहाँ पे होता है क्या है, दो जो प्रो न्यूक्लियाई होंगे, एक मेल का एक फीमेल का, वो आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे। अटैच कैसे होते हैं, जैसे सी एच एन में अटैच होते थे, स्पिंडल बनता था और स्पिंडल बनने के बाद माइटोसिस को द्वारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो ऊ साइड था हमारा फीमेल का, वो कहाँ पर स्टॉप हो चुका था, वो हो चुका था आपका माइटोसिस, सॉरी मायोसिस मायोसिस सेकंड ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज के मायोसिस सेकंड में ही आपका जो एग है उसने स्टॉप कर दी थी, ठीक है। अब स्पर्म आ चुका है, प्रोन्यूक्लियाई आ चुके हैं, हैप्लॉइड स्पर्म आ चुका है, तो वो आपस में फ्यूजन करेंगे और दोबारा रिज्यूम कर देंगे प्रोसेस को। ओके, तो दैट्स कंप्लीट। एंड कल हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन human beings and Drosophila melanogaster. Thank you and have a nice day.